Today I'm going to discuss the article that is the mesosomes. हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 इज द किंगडम प्रोक्रियोटी और किंगडम प्रोक्रियोटी के अंदर हमने बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कस किया है. बेसिकली इसके वेरियस हमने सेल मॉर्फोलॉजी को देखा था, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन को, उसके अंदर न्यूक्लियड, उसका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इसी तरह उसके अंदर मौजूद राइबोसोम को डिस्कस किया था. अब इस चैप्टर में सॉरी इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है दैट इज द मीजोसोम्स. मीजोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने इस ऑर्गेनेली को जो है वो देखना है. ये कैसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमने यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है इसको डिस्कस नहीं किया. तो यहाँ पर एक किस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली मौजूद है उसके सेल के अंदर. बाद दफ़ा यूँ होता है कि बैक्टीरिया की ही सेल मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इन्विजिनेट कर जाती है. जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जब ये इन्विजिनेट करती है, तो अंदर इन्विजिनेट करने के बाद एक ये थैली सी एक वेसिकल की तरह का एक स्ट्रक्चर बना देती है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम. हम उसे मीजोसोम का नाम देते हैं. वो मीजोसोम डे स्टूडेंट्स किस तरह से बनता है, तो बेसिकली ये यूं है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, ये क्या करती है, ये इन्विजिनेट करती है, ये अंदर की जानिब जो है ये धंसती है. जब ये अंदर की जानिब इन्विजिनेट करती है साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोप्लाज्म में इन्विजिनेट करके बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाती है. उसी स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है, मीजोसोम. फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, ये मेम्ब्रेन अंदर की जानिब अब इन्विजिनेट करेगी तो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यूं इन्विजिनेट कर जाएगी अंदर की जानिब. जब ये इस तरह से इन्विजिनेट कर जाएगी, यहाँ पे अंदर क्या चीज मौजूद है, इर्द गिर्द यहाँ पे साइटोप्लाज्म मौजूद है. तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर इन्विजिनेट कर रही है, अंदर की जानिब धंस रही है. इस तरह से जो अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है, जो अंदर वेसिकल सी बन रही है, लैमेला सी बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज द मीजोसोम. हम उसे नाम देते हैं दैट इज मीजोसोम. अब अगर मीजोसोम की बात करें तो ये वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इस तरह से अंदर थैली सी बन सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर जो है ये लैमेला की फॉर्म में जो है बन सकती है. अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह से धंसने से तीन तरह की शेप्स में बन सकता है, या वेसिकल्स की फॉर्म में, या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, या फिर लैमेला की फॉर्म में. ये वेसिकल्स इस तरह से फॉर्म हो जाती हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही. अब इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के अंदर कौन कौन से ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है मीजोसोम. तो मीजोसोम के हवाले से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि सेल का जो इस बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो बेसिकली मौजूद ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही मौजूद नहीं है. तो इस वजह से इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वरासती मादा डीएनए पड़ा हुआ है. उस डीएनए को जो है वो खुलेआम साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है. उसमें किसी किस्म का डैमेज काज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, ये अंदर मेम्ब्रेन बना ली जाती है. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल से अंदर की जानिब इस तरह से मेम्ब्रेन बनाएंगे, और इसके अंदर जो है वो डीएनए वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाएगा. यहीं पे उसकी जो है डीएनए की रेप्लिकेशन हो सकती है, डीएनए की डिवीजन जो है वो हो सकती है. तो यूं ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रही है किस चीज़ के अंदर, डीएनए की रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या फिर हम यूं कहते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. इसी तरह से दूसरे फंक्शन पे अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम्स, जो एंजाइम सेल से बाहर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एंजाइम खड़ा हुआ है और इसको सेल से बाहर निकालना है, तो ये इस तरह से ये वेसिकल बनेगी, इस तरह से उसे ऑक्यूपाई करेगी और इसको फिर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, इस मटेरियल को इस सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा. इस तरह से ये उसे बाहर निकालने में, चीज़ों को, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को बाहर मूव कराने में हेल्पफुल रोल प्ले करती है. बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी तरह से इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं. जब ये अंदर की जानिब आती है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसके साथ बेसिकली अटैचमेंट बना लेते हैं, वो इसके साथ इसके अंदर मौजूद होते हैं. एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है एक सेल का, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सेल वॉल, ये इसकी सेल वॉल है. और ये जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, दिस वन इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप लोग देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से यूं इन्विजिनेट कर गई है. इसके इस तरह से इन्विजिनेट कर जाने की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है, इसे हम नाम देते हैं मीजोसोम का. इस तरह से ये मीजोसोम यहाँ पे बनती है, इस तरह से इनके इन्विजिनेट कर जाने की वजह से मीजोसोम बन जाती है. तो
दिस इज अबाउट द मीजोसोम। मीजोसोम से आगे बढ़ते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ और छोटी छोटी जो है वो ग्रैन्यूल्स से छोटी छोटी स्टोरेज बॉडीज सी मौजूद होती हैं पड़ी, जो इसे हेल्पफुल रोल परफॉर्म करवाती हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या हेल्पफुल रोल जो है वो परफॉर्म करती हैं, तो अगर हम देखें कि नाम इंडिकेट कर रहे हैं ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। ग्रैन्यूल्स मीन्स के छोटे छोटे दानेदार सी साख्तें या फिर स्टोरेज बॉडीज जो कि स्टोरेज का काम करती हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। इनका इन्वायरमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया जो है मौजूद है बड़े हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हुए इन बैक्टीरिया को जो न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इनके पास बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट बेसिकली मौजूद है बड़ी न्यूट्रिएंट्स। तो इन शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बेसिकली कम है, तो कम हो जाने की वजह से ये क्या करते हैं कि व्हेनेवर फूड इज अवेलेबल, जब कभी भी इनके पास जो है फूड जो है इनको अवेलेबल हो, व्हेन फूड इज अवेलेबल, तो ये क्या करते हैं जब कभी फूड अवेलेबल हो ये उसे क्या कर लेते हैं बेसिकली, ये उसे स्टोर कर लेते हैं, इसे अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। जब कभी भी फूड इन्हें अवेलेबल हो, जब कभी भी न्यूट्रिएंट्स इन्हें अपने पास जो अवेलेबल हो, तो ये उन्हें स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो है वो जमा कर लेते हैं अपने आने वाली जो है नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं उनसे compete करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो इजाफी जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हें ये क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने के बाद ये जो है वो किन चीज़ों को स्टोर करते हैं, बाज़ दफ़ा ये ग्रैन्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं या स्टोरेज बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, किसी वेस्ट मटेरियल को भी अंदर बॉडी में स्टोर करेंगे और फिर उसे बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर देंगे। तो ज़्यादातर बॉडी में ये जो स्टोरेज सब्सटेंसेस होती हैं वो कौन से होते हैं, स्टोरेज के हवाले से देखा जाए तो ग्लाइकोजन को बाज़ दफ़ा स्टोर कर लिया जाता है, बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ फैट्स वगैरह को स्टोर कर लेते हैं, सल्फर वगैरह को और फॉस्फेट वगैरह को, जो कि बॉडी के लिए, बैक्टीरियल बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये ग्लाइकोजन, फैट, सल्फर, फॉस्फेट्स वगैरह को जो है ये क्या कर लेते हैं, यही ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से सेल में बाज़ दफ़ा जो है जो वेस्ट मटेरियल बन रहा होता है उस वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उसको भी बाहर निकालने के लिए स्टोरेज बॉडीज का सहारा लिया जाता है, इनके अंदर पैक करके सेल से बाहर एक्सपेल आउट करा दिया जाता है। तो सेल जो है इन वेस्ट मटेरियल्स को जो कि सेल के अंदर मौजूद है पड़े, इन्हें क्या करता है, इट शुड बी एक्सपेल्ड, इसे एक्सक्रीटेड, इट शुड बी एक्सक्रीटेड, इसे बाहर निकालना चाहिए, इसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर। वो वेस्ट मटेरियल है, वो उल्टा बॉडी को किसी किस्म का डैमेज काज कर सकता है। तो इस वजह से क्या करना है कि इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए भी इन स्टोरेज बॉडीज या ग्रैन्यूल्स का सहारा लिया जाता है। तो ये वेस्ट मटेरियल में ज़्यादातर जो है जो चीज़ें बनती हैं बैक्टीरिया के पास वो है अल्कोहल्स हैं, लैक्टिक एसिड हैं, लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये चीज़ें जो है दे आर एक्सपेल आउट, इन्हें क्या किया जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है, इन्हें बॉडी से बाहर किक आउट करा दिया जाता है, बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन स्टोरेज बॉडीज के अंदर इन वेस्ट मटेरियल को भी बाज़ दफ़ा बॉडी में स्टोर करके फिर इसे स्टोर किया हुआ होता है, जो वेस्ट जमा हो जाता है जब वो इजाफी होता है उसे बॉडी से बाहर भेज देते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये दिखाया गया है कि ये जो रेड ब्लैक कलर में आप लोगों को दिखाया गया है, दीज आर राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स से थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर कुछ और तरह से होता है। लाइक ये ब्लू कलर में ये जो इंडिकेट की गई हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्टोरेज बॉडीज, ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं या स्टोरेज बॉडीज हैं जिनके अंदर इस वेस्ट मटेरियल को भी और फूड को भी क्या किया जा सकता है, स्टोर, अलग-अलग सेपरेट को स्टोर करके। अगर जो चीज़ एक्सपेल करने वाली है तो ग्रैन्यूल उसे बाहर एक्सपेल कर देंगे, जो चीज़ स्टोर करने वाली है उसे बॉडी के अंदर ही स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की बॉडी के पास ये स्टोरेज बॉडीज एंड ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। पढ़ इनके बाद आते हैं तो बॉडी बैक्टीरिया बेसिकली बाज़ दफ़ा इसका इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्श कंडीशंस में भी बाज़ दफ़ा सर्वाइव करवाना होता है। उन हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कराने के लिए बैक्टीरिया के पास बाज़ दफ़ा ऐसे फिनोमिनास को यूज़ करता है, ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली बना लेता है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करवाता है। अपने सर्वाइवल के लिए बेसिकली ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर
इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। वो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए कोई खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने उनके सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दीज आर द स्पोर्स एंड सिस्ट। ये दो चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल जो है परफॉर्म करती है। नॉट दे आर इंपॉर्टेंट इन देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो उनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू होनी है या बाइनरी फिशन के थ्रू होनी है। उनमें सर्वाइवल जो है वो बेसिकली स्पोर्स या सिस्ट बना के जो है वो पॉसिबल है। तो बैक्टीरिया बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि स्पोर्स जो है ये बनवा लेते हैं। अब ये स्पोर्स कब बनते हैं बैक्टीरिया के पास, ये चीज़ याद रखने वाली कि ये ड्यूरिंग बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान। जब कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनफेवरेबल होती है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होगी, उन अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, स्पोर्स को जर्मिनेट करवाते हैं। अब स्पोर्स जो ये जर्मिनेट करवा रहे हैं वो बेसिकली थिक वॉल से होते हैं। स्पोर्स का जो बाहर से वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है। ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट होते हैं, ये खाबीदगी की हालत में पड़े रहते हैं, मतलब ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ये पड़े रह सकते हैं। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज हैं पड़ी। ये डोरमेंटली में मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल स्टॉप, यूँ कह लेंगे ना होने के बराबर, जीरो पे हो जाती है। और अपने आप को ऐसे कि सेफ, जिस तरह एक सेफ हाउस होता है उसके अंदर अपने आप को सेफ कर देते हैं कि अपना सर्वाइवल जो है इन्हें वो मुमकिन बनाना है। कंडीशन बाहर बहुत ज़्यादा बुरी हैं कि इनकी जान को खतरा है, इनकी डेथ हो सकती है, ख़त्म हो सकते हैं। तो उस दौरान ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट चले जाते हैं, मतलब खाबीदगी की हालत में बिल्कुल मेटाबॉलिकली डोरमेंसी की कंडीशन में होंगे। और ये पैदा होते हैं एट लेट ग्रोथ स्टेज। जो ग्रोथ स्टेज है, लेट ग्रोथ स्टेज है, उसके दौरान बेसिकली इनकी जो है ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जब बिल्कुल वो स्टेजेस हैं जब इन्होंने अपने सर्वाइवल को सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल करना है, कि मतलब बिल्कुल एंड स्टेज के ऊपर है, इनकी डेथ काज हो सकती है, उसकी वजह से इन्होंने क्या करना है, अपने आप को, अपने सर्वाइवल को जो है वो कीमती समझना है। और ये डोरमेंट बॉडीज़ के स्पोर्स बना देते हैं। ये स्पोर्स जैसे हैं बेसिकली ये रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं कि लाइट का इनके ऊपर जो है वो असर नहीं होता। टेम्परेचर का भी असर, हाई टेम्परेचर इन्हें जो है वो कुछ नहीं करता, इसकी वजह से ये उससे भी बच जाते हैं। डेजिकेशन, खुश्की हो जाए फॉर एग्जांपल, बाहर इनके इन्वायरमेंट में पानी या जो है वो पानी की सक्रेसी हो गई है, कमी हो गई है, तो उसको भी ये बेयर कर लेते हैं। पीएच, हाई पीएच हो, एक्सट्रीम्स पीएच की हो, फॉर एग्जांपल एसिडिक पीएच बहुत ज़्यादा हो, बेसिक पीएच बहुत ज़्यादा हो, उसको भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। केमिकल एजेंट्स जो हैं उनको भी ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, तो इनमें ये रेजिस्टेंस पाई जाती है। अब देखें यही कंडीशंस को देख लें, लाइट वाली, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, पीएच या केमिकल एजेंट, ये बेसिकली बैक्टीरिया को डैमेज कर सकती हैं, उसकी पूरी उस बैक्टीरियल सेल को तबाह कर सकती हैं। तो तभी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशंस हो गई हैं, इन्वायरमेंट में ऐसी कंडीशंस हो गई हैं, तभी बैक्टीरिया ने स्पोर बनाया ताकि मैं इन तमाम कंडीशंस से बच सकूं, अपने सर्वाइवल को जो है वो पॉसिबल कर रहा होता है और स्पोर बना रहा होता है। तो ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस लगती हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, स्पोर्स ग्रो करते हैं और नया वेजिटेटिव सेल बना देते हैं, और इस तरह से नया बैक्टीरिया जो है वो बन जाता है, नया बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तभी वो ग्रो करेगा स्पोर, और ग्रो करके न्यू वेजिटेटिव सेल को जर्मिनेट करेगा या नया सेल बना देगा। इसी तरह से स्पोर्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू टू पार्ट्स। दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। बाद दफा बैक्टीरियल सेल अपनी बॉडी के अंदर स्पोर को पैदा कर देता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी बॉडी के अंदर स्पोर पैदा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। ये इनसाइड द सेल है, इनसाइड द वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल के अंदर पैदा हुआ है। और बाद दफा स्पोर्स कुछ इस तरह से हैं कि स्पोर्स बॉडी के बाहर पैदा हो जाते हैं, और दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज, ये आउटसाइड द बॉडी है, ये आउटसाइड पर मौजूद हैं पड़े, और ऐसे स्पोर्स को क्या नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एक्सोस्पोर्स। इन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। जो इनसाइड द बॉडी पैदा हो, दैट आर कॉल्ड एज एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स इस तरह से पैदा। स्पोर्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बॉडी इनकी बनाती है, और ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस है, मतलब जब वो बैक्टीरिया मूव करना चाह रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाना चाहता है। बैक्टीरिया ने अपने लाइफ साइकिल को फॉर एग्जांपल कंप्लीट करना है,
फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी से ह्यूमंस की बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो बाज़ दफ़ा वो अपने पास एक थिक वॉल स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो थिक वॉल स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, इसे हम नाम देते हैं सिस्ट का, ठीक है। ये भी बेसिकली डोरमेंट है पड़ा उसकी तरह का, ये भी थिक वॉल स्ट्रक्चर है पड़ा, ये भी डेजिकेशन रेजिस्टेंट होता है पड़ा, ये भी डेजिकेशन से खुश्की से अपने आप को जो है उसके साथ compete कर सकता है, उसके साथ फाइट आउट कर सकता है। तो डोरमेंट है, थिक वॉल्ड है पड़ा, डेजिकेशन रेजिस्टेंट है। लेकिन फ़र्क इतना है, ये ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये तब बनता है जब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल होती है। तो तब ये वेजिटेटिव सेल की डिफ्रेंसिएशन के दौरान जो है ये क्या होता है, बेसिकली सिस्ट बनता है। बाद दफ़ा यूँ होता है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की बॉडी ने क्या किया कि इस तरह से थिक वॉल स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूँ थिक वॉल स्ट्रक्चर। अभी हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे थिक वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थिक वॉल स्ट्रक्चर बेसिकली अब इस यूँ कह लें कि ये किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया या इस तरह समथिंग लाइक दैट कुछ नहीं है, ठीक है। ये जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द बैक्टीरिया और अनदर ऑर्गेनिज्म, जिस चीज़ का भी ये सिस्ट था। फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा सिस्ट होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, उनके सिस्ट बन जाते हैं। जब फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स जो है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, टेप वर्म, उसके बॉडी के बाहर जैसे ही एक्सपेल आउट होते हैं फीसिस के दौरान, स्टूल के दौरान, वो जो फुजला है उसके अंदर से निकल के बाहर आएंगे, हमारे इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे, वो सिस्ट की शक्ल में होता है। वो यूँ कह लें कि दे आर नथिंग। लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, या गाय वगैरह है या जानवर हैं, घास के ऊपर वो पड़े हुए थे, उन्होंने उसे खाया, वो सिस्ट जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे दे विल डिफ्रेंशिएट, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अ लार्वा, एक जानदार के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉडी में आकर दोबारा से पैरासाइट वाली जो अपने इफेक्ट्स होंगे उसको शो करेंगे। तो सिस्ट बेसिकली इसी की तरह होता है। ये भी थिक वॉल्ड है, ऐसे लग रहा है कोई चीज़ नहीं है, समथिंग नॉन लिविंग इस तरह की पड़ी हुई, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी बाज़ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लेता है जैसे सिस्ट हो, ठीक है। तो ये सिस्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर सा बनाता है, ये भी डोरमेंट होता है, थिक वॉल्ड होता है, डेजिकेशन रेजिस्टेंट। लेकिन याद रखें ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल के दौरान बनता है, जबकि ये जो है ये लेट ग्रोथ स्टेज के दौरान बन रहे होते हैं। ये यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये लेट ग्रोथ स्टेज के दौरान बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है कि लेट ग्रोथ स्टेज के दौरान कौन सी चीज बनती है, तो स्पोर्स हमेशा लेट ग्रोथ स्टेज के दौरान बनता है। और सिस्ट हमेशा जो है, ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि जो सिस्ट है वो कब बनता है, वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल के दौरान ये बन रहे होते हैं। लेकिन इनमें जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस वन इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पोर्स एंड cyst. Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Allah Hafiz.